तो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। एक मरतबा फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग हब पर। तो चलिए, जैसा कि हमारा एक सीरीज चल रहा था टेंस का सीरीज, जिसमें हम लोगों ने टेंस के कुछ हिस्से पढ़े थे और टेंस के बारे में जाना था कि हाँ टेंस किसे कहते हैं और टेंस कितने टाइप के होते हैं। जिसमें हम लोगों ने 3 तरीके का टेंस पढ़ा था, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक टेंस, प्रेजेंट टेंस का एक टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ लिया था। अब हमारा जो दूसरा सीरीज चल रहा था उसी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस चल रहा था, जिसमें प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। या हमने जान लिया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के 6 हिस्से होते हैं, जिसमें हमने एक हिस्सा पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हमने ये जाना था कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। आज हम इसी के प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक हिस्सा लेकर के आए हैं, जिसे नेगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। अब हम ये जान चुके हैं कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का एक नाम और है, जिसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ओके जी। तो हमने ये जान लिया था कि हम फिर एक मरतबा जान लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के 3 नाम हैं। एक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एक प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, एक प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ओके, तो ये 3 तरीके के टेंस हैं। ये 3 इसी टेंस का 3 नाम है। अब हम इसमें पढ़े थे प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये हमने जान लिया था। आज हम जानेंगे कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का कैसा जुमला होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि हाँ ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो हम पहले हिंदी में देखिए, किसी भी लैंग्वेज को, अदर लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपका मादरी लैंग्वेज है पहले वो जानना, उसके बारे में अच्छे से जानकारी होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप अदर लैंग्वेज अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। जैसे हमारी मादरी लैंग्वेज हिंदी है, तो वो जानना पहले हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका अच्छे से इस्तेमाल करने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम किसी और लैंग्वेज को सीख पाएंगे। जैसे हम इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं तो उसके लिए पहले हमारे माइंड में उसका हिंदी आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जुमला बोलना है तो उसके लिए पहले हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में वो हिंदी आनी चाहिए, तभी हम उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो हम पहले हिंदी के हिसाब से जानते हैं कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसा होता है, किस तरीके से पहचानेंगे। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, जिस जुमला के आखिर में रहा हूँ, रहे हूँ लगा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। उसी में से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा। अब नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि जिस जुमला से, जिस वाक्य से किसी काम के ना करने या ना होने का पता चले, जिस वाक्य से, जिस जुमले से किसी काम के ना करने या ना होने का पता चले, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, जैसे नेगेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य, सेंटेंस से किसी काम के न करने या ना होने का पता, जिस जुमला से किसी काम, जिस वाक्य से, जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं, उस हिंदी के वाक्य में,
उस जुमला में किसी काम के ना होने या ना करने का पता चले, उसे ही नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम किसका नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का। और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसा होगा? उस जुमला के आखिर में, उस वाक्य के आखिर में रहा हूँ, रहे हूँ भी लगा होगा और उसमें नॉट भी, उसमें नहीं भी इस्तेमाल हो, उसे ही कहते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। जैसे देखें, जैसे तुम अपने भाई को नहीं पीट रहे हो। तुम अपने भाई को, क्या लिखा हुआ? तुम अपने भाई को नहीं पीट रहे हो। तुम अपने भाई को नहीं पीट रहे हो। अब हम फौरन इस वाक्य को देखें, हमारी नज़र इस जुमले पर पड़ी, हमारे माइंड में फौरन ये आनी चाहिए कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस है किस टेंस का सेंटेंस है। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ट्रांसलेट करने से पहले हमारे माइंड में ये बात आनी चाहिए कि ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, ये जुमला जो है, ये किस टेंस का है, किस टेंस का। अगर ये पहचानने आ गया ना आपको, आप फौरन ट्रांसलेट करना, आपको फौरन ट्रांसलेट करने आ जाएगा कि हाँ किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। चलो अब हम ये जुमला देखें, और जुमला देखने के जस्ट बाद हमारे माइंड में आ गया कि आखिर में रहा हूँ, रहे हूँ दिख गया। आखिर में क्या दिख गया? रहे हो। और फिर बीच में नहीं भी दिख गया, फौरन हमारे माइंड में आनी चाहिए कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। और अगर ये समझ आ गया ना आपके माइंड में, अब जो बताने जा रहा हूं ये रूल याद होनी चाहिए, ये स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, फौरन आपको ट्रांसलेट करने आ जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब फॉर प्लस नोट प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है रूल? स्ट्रक्चर इसका क्या होता है कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, और उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब आप ये जब पूछेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये इन सब का हमने एक मुकम्मल वीडियो बनाया है। वो कंप्लीट वीडियो है। जब हमने ये टेंस स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने यही बताया था कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप पहले जाएं और उन सब वीडियो को देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, आपको पूरा समझ आ जाएगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। चलिए, सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। जुमला में जो वाक्य हम बना रहे होंगे उस वाक्य में हम ये देखेंगे कि काम करने वाला कौन है। जो काम करने वाला होगा उसको सबसे पहले लाएंगे। रूल ये कहता है कि जो भी काम करने वाला हो उसको सबसे पहले लाएंगे। अब इसमें काम करने वाला कौन है? तुम अपने भाई को नहीं पीट रहे हो, तुम अपने भाई को नहीं पीट रहे हो। पीटने वाला कौन है? तुम। पीटने वाला कौन है? तुम। तो जो काम कर रहा होता है, पीटने वाला जो पीट रहा है उसको सबसे पहले लाएंगे। तो पीटने वाले कौन है? तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। सब्जेक्ट आ गया यू, सब्जेक्ट हम क्या यूज कर लिए? यू। अब यू के बाद ये इज आर एम के बीच में ये जो ऑब्लिक लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये होता है कि हम तीनों में से कोई एक ही चीज यूज करेंगे। ये तीन जो है इज आर एम, इन तीनों में से किसी एक ही का इस्तेमाल करना, लेकिन किसका किस वक्त इस्तेमाल करेंगे? इज का कहां पर इस्तेमाल करेंगे, आर का कहां पर इस्तेमाल करेंगे, एम का कहां पर इस्तेमाल करेंगे, इन सब के बारे में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब स्टार्ट किया था, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था, उसमें भी बताया था। बाकी एक मरतबा और आप जान लें कि इज का जो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, आप जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर किसे कहते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो पहले जाएं और इस टेंस का जब सीरीज स्टार्ट हुआ था उसमें सबसे पहले मैंने ये बताया था
कि पर्सन के बारे में बताया था कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं, थर्ड पर्सन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे कि इज आर इस किसके साथ यूज होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे, इज का इस्तेमाल करेंगे। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर उसके साथ इज, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर उसके साथ एम का इस्तेमाल करेंगे। जो आई होता है ना, आई वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, उसके साथ हमेशा एम का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो भी सब्जेक्ट आ जाए, उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट आ जाए, उन सब के साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे। बस इन 3 चीज़ों को याद रखें। फर्स्ट पर्सन एम, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एम का इस्तेमाल करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर एम का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो भी सब्जेक्ट हो उन सब के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए यू कैसा सब्जेक्ट है, यू पर्सन कौन सा है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। और मैंने अभी क्या बताया कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर, इनके अलावा जो भी सब्जेक्ट आ जाए उन सब के साथ आर यूज करेंगे। तो सेकंड आ गया, सेकंड पर्सन आ गया, यहाँ पे आर लगा देंगे। अब ये हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया आर, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो गया, आर। उसके बाद रूल क्या कहता है, नोट लगाना, तो नोट लगा लीजिए। यू आर नॉट। अब यहाँ पे ये जुमला में हम ये वाक्य को जब देखें तो तुम अपने भाई को नहीं पीट रहे हो, ये वर्ब फोर लगाने को बोला है। कौन सा वर्ब लगाने को बोला है, वर्ब फोर। अब यहाँ पे वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, तो वर्ब जो भी काम हो रहा होता है ना वाक्य में, उसे वर्ब कहते हैं। जो भी काम हो रहा होता है उसे वर्ब कहते हैं। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे तुम अपने भाई को नहीं पीट रहे हो, पीटना वर्ब है, मारना क्या होता है, वर्ब मारना एक काम है। तो मारने की इंग्लिश क्या होती है, बीट। पीटने की इंग्लिश क्या होती है, बीट। अब बीट ये वर्ब का बेसिक फॉर्म है। ये बीट जो है ना, बीट वर्ब का बेसिक फॉर्म है। इससे हम वर्ब फोर बनाते हैं, और वो कैसे बनता है, किसी भी वर्ब के बेसिक फॉर्म में हम आईएनजी जब यूज कर देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं, तो हम वो वर्ब के बेसिक फॉर्म को वर्ब फोर में बदल देते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लगा दिए वर्ब बीट, क्या लगा दिए, बीट से हमको वर्ब फोर चाहिए, तो उसमें क्या लगाना, आईएनजी, बीटिंग। यू आर नॉट बीटिंग, तुम नहीं पीट रहे हो, यू आर नॉट बीटिंग, तुम नहीं पीट रहे हो। अब यहाँ पे रूल क्या कहता है, जब वर्ब लग जाए तो ऑब्जेक्ट भी आएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में, हर वाक्य में ऑब्जेक्ट हो, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे रूल क्या, यहाँ पे अब इस जुमला में देखेंगे, इस वाक्य को देखेंगे तो इसमें हमें एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है। हमारा पीटना खत्म, तुम्हारा पीटना किस पर खत्म हो रहा, तुम्हारे भाई पे, किस पे, यानी तुम अपने भाई को पीट रहे हो। तो यू के साथ क्या लगता है, अपना के लिए। यू के साथ जो ये जो अपना है ना, अपने के लिए योर यूज होता है। क्या यूज होता है, योर। तुम नहीं पीट रहे हो किसे, अपने भाई को, योर ब्रदर। तुम अपने भाई को नहीं पीट रहे हो, यू आर नॉट बीटिंग योर ब्रदर। तो ये एक सेंटेंस हुआ, ये एक वाक्य हुआ जिसको हम ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में एकदम आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। कोई भी हिंदी का वाक्य दिख जाए वहाँ से हम एकदम आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस हमारे माइंड में ये जो रूल है ना, ये रूल याद होनी चाहिए, आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी ट्रांसलेट करने में। बस जिस तरीके से रूल कहता है, सब्जेक्ट को ले आइए, हेल्पिंग वर्ब ले आइए, हेल्पिंग वर्ब किसके साथ क्या यूज होता है वो देख लीजिए, और उसके बाद नोट लगाना, वर्ब फोर लगाना। अगर जो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाना। एक वाक्य और है, देखें, उसकी माँ अपने बच्चों को खाना नहीं खिला रही है। उसकी माँ अपने बच्चों को खाना नहीं खिला रही। अब ये एक वाक्य हो गया। अब इसको जब हम देखते हैं, पहले हमें हिंदी में समझ आनी चाहिए कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। अब यहाँ पे देखें, हमें
सबसे पहला आखिर में रहा हूं रहे हूं दिख गया, इसका मतलब ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब ये दिखने के बाद ये सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, WH का अफर्मेटिव है, WH का नेगेटिव है। अब यहाँ पे नोट दिख गया, नहीं दिख गया, फौरन नहीं दिख गया, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस है, फौरन हमारे माइंड में क्या होनी चाहिए, ये रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट को देखते हैं, किसको देखते हैं, सब्जेक्ट को। अब सब्जेक्ट क्या है, उसकी माँ अपने बच्चों को खाना नहीं खिला रही है। यहाँ पे खाना नहीं खिलाने वाला कौन है, उसकी माँ। तो उसकी माँ की इंग्लिश क्या होती है, उसकी माँ की इंग्लिश होती है, अब अगर चाहे लड़की की माँ है तो उसके लिए हर मदर ला सकते हैं, अगर लड़के की माँ है तो उसके लिए हिज मदर ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि किसी लड़के की माँ है, तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं, हिज मदर, हिज मदर। अब हिज मदर ले आया, यहाँ पे सब्जेक्ट यूज हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, इज आर एम, इज आर एम। हमने बता दिया है कि इस किसके साथ लगाएंगे और आर किसके साथ लगाएंगे, एम किसके साथ ही लगाएंगे। अब यहाँ पे काम करने वाली जो है ना वो थर्ड पर्सन है, काम यानी खाना नहीं खिलाने वाली कौन है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन की सिंगुलर है, थर्ड पर्सन की, यानी हम बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, हम उसके माँ के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसकी माँ अकेली है। तो जो भी अकेला होता है उसको थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात की जा रही होती है उसे थर्ड पर्सन बोलते हैं। अगर वो अकेला है तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाता है। अब यहाँ पे उसकी माँ अकेली है तो उसके साथ इज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज, क्योंकि थर्ड पर्सन है। हिज मदर इज, हिज मदर इज। अब यहाँ पे सब्जेक्ट यूज हो गया, हेल्पिंग वर्ब लग गया, इसके बाद फौरन क्या लगाना, नॉट। अच्छा एक चीज और पता है, ये इज नॉट को हम ये भी लिख सकते हैं, इजिंट, इजिंट। इज नॉट को और क्या लिख सकते हैं, इजिंट। हिज मदर इज नॉट, हिज मदर इज नॉट। अब जब रूल के हिसाब से नॉट यूज हो गया तो क्या लगेगा, वर्ब फॉर। यहाँ पे काम क्या है, खिलाना, काम क्या होता है, खिलाना। यहाँ पे क्या उसकी माँ क्या नहीं कर रही है, खिला नहीं रही है, उसकी माँ क्या नहीं कर रही, खिला नहीं रही है। तो खिलाने की इंग्लिश क्या होती है, फीड। फीड मतलब होता है खिलाना, फीड मतलब होता है खिलाना। लेकिन यहाँ पे वर्ब फॉर मांग रहा है, रूल क्या कहता है, वर्ब फॉर, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, ING, फीडिंग। हिज मदर इज नॉट फीडिंग, उसकी माँ नहीं खिला रही है, उसकी माँ नहीं खिला रही, किसे नहीं खिला रही, अपने बच्चों को, किसे, अपने बच्चों को। तो यहाँ पे हिज, यहाँ पे काम करने वाली कौन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम ये एडजेक्टिव लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फीडिंग हर चिल्ड्रन, हिज मदर इज नॉट फीडिंग हर चिल्ड्रन, उसकी माँ नहीं खिला रही है, उसकी माँ नहीं खिला रही है, किसे, अपने बच्चों को। तो उसकी माँ अपने बच्चों को खाना, अच्छे, फीडिंग, सॉरी यहाँ पे ये हुआ खाना भी था, खिलाना किस पर खत्म हो रहा था, खिलाना किसी, फीडिंग हर चिल्ड्रन फूड, उसकी माँ अपने बच्चों को खाना नहीं खिला रही है। तो हर मदर इज नॉट फीडिंग, क्या नहीं खिला रही है, उसकी माँ क्या नहीं खिला रही है, तो खाना, फीडिंग फूड, फीडिंग फूड, क्या नहीं खिला रही है, खाना नहीं खिला रही है। तो उसकी माँ खाना नहीं खिला रही है, किसे, अपने बच्चों को, फीडिंग फूड हर चिल्ड्रन। तो ये बहुत आसानी से बना सकते हैं आप, हिज मदर इज नॉट फीडिंग फूड हर चिल्ड्रन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर बेहतर लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।